कहानी की शुरुआत यमन की खूबसूरत वादियों से होती है, जहां अमन और खुशहाली का राज है। यमन के शाह एक नेक और प्रजाप्रेमी शासक हैं। उनका बेटा राजकुमार हातिम एक नेक दिल, बहादुर और कलाओं में माहिर नौजवान है। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और कविता का शौक है, लेकिन वह आने वाले खतरों से बिल्कुल अनजान है। वह अपने दोस्त कासिम के साथ एक आम राजकुमार का जीवन जी रहा है, जो मजाकिया और वफादार है। महल में जश्न का माहौल है। हातिम ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता जीती है और हर तरफ उसकी जय जयकार हो रही है। लोग उसे भविष्य के एक काबिल शासक के रूप में देखते हैं। झरगाम की काली दुनिया उधर, दुनिया के दूसरे छोर पर अंधेरे और मायूसी से भरी एक काली दुनिया है। यहाँ दुष्ट जादूगर झरगाम का राज है। झरगाम अमर होना चाहता है और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वह अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए मासूमों की रूहों को कैद कर रहा है। उसकी गुफा भयानक प्राणियों, पिशाचों और जादुई जालों से भरी है। झरगाम एक जादुई आईने में यमन की खुशहाली देखता है और गुस्से से भर जाता है। वह कहता है, रोशनी मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं इस दुनिया को अपने अंधेरे से ढक दूंगा। हर तरफ सिर्फ मेरा खौफ होगा। एक पुरानी भविष्यवाणी। यमन के महल के एक पुराने हिस्से में शाही ज्योतिषी एक सदियों पुरानी किताब पढ़ते हुए चिंतित हो जाते हैं। किताब में लिखा है, जब अंधेरे का सम्राट अपनी पूरी ताकत से जागेगा और दुनिया पर कहर बरसाएगा, तब रोशनी का एक दूत जन्म लेगा। वह 7 मुश्किल पहेलियों को सुलझाकर ही उस शैतान का अंत कर पाएगा। ज्योतिषी यह बात शाह को बताते हैं, लेकिन वे इसे महज एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें विश्वास है कि यमन की सरहदों तक कोई बुराई नहीं पहुंच सकती। पहली दस्तक। झरगाम अपनी शक्ति का पहला प्रदर्शन करता है। वह पास के एक छोटे और शांतिपूर्ण राज्य पर्सिया पर हमला करता है। वह वहां के राजा को पत्थर का बना देता है और राजकुमारी जैस्मिन को डराकर भागने पर मजबूर कर देता है। जैस्मिन, जो अपनी बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है, अपने राज्य को बचाने का प्रण लेती है। यह खबर हवा की तरह फैलती है। यमन के दरबार में भी पर्सिया पर हुए हमले की चर्चा होती है। हातिम यह सुनकर बेचैन हो जाता है। वह पहली बार महसूस करता है कि दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? रात में हातिम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। उसे पर्सिया के निर्दोष लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। वह कासिम से कहता है, कासिम, मैं महल में आराम से नहीं बैठ सकता जब हमारे पड़ोस में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। उसी समय महल के बाहर एक तेज तूफान आता है और आसमान में एक भयानक चेहरा उभरता है। यह झरगाम का अक्स है, जो पूरी दुनिया को अपनी चुनौती दे रहा है। हातिम और पूरे यमन के लोग उस खौफनाक मंजर को देखकर सहम जाते हैं। हातिम को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में है, पर उसे अभी यह नहीं पता कि इस तबाही को रोकने वाला मसीहा कोई और नहीं, बल्कि वो खुद है। उसकी यात्रा अभी शुरू होनी बाकी है। पिछली रात आसमान में झरगाम का भयानक चेहरा देखने के बाद यमन में हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं और बाजारों में सिर्फ उसी खौफनाक मंजर की चर्चा हो रही है। यमन के शाह का दरबार लगा है, लेकिन सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। शाह अपने मंत्रियों और सेनापति से इस रहस्यमयी घटना और पर्सिया पर हुए हमले के बारे में बात कर रहे हैं। कोई इसे काला जादू बता रहा है, तो कोई इसे किसी शक्तिशाली दुश्मन की चेतावनी। हातिम दरबार में खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा है। उसका दिल अब महल में नहीं लग रहा। उसका मन बार बार उसे पर्सिया के बेकसूर लोगों की मदद के लिए पुकार रहा है। वह समझ चुका है कि यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और बुरी ताकत का काम है। दृश्य 2। पिता पुत्र का टकराव। दरबार खत्म होने के बाद हातिम अपने पिता शाह के पास जाता है। अब्बा हुजूर, मैं पर्सिया जाना चाहता हूँ, हातिम ने दृढ़ता से कहा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हुआ है और उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। शाह चौंक जाते हैं। नहीं हातिम, ये बहुत खतरनाक है। हमें नहीं पता कि यह किसकी करतूत है। मैं अपने इकलौते बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हमारी फौज हालात पर नजर रखे हुए है। हातिम कहता है, लेकिन अब्बा हुजूर, जब तक हम कुछ करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। एक राजकुमार होने के नाते मेरा फर्ज सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। दोनों के बीच बहस होती है। शाह अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। हातिम निराश होकर अपने कमरे में लौट आता है, लेकिन उसके दिल में मदद करने का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। किस्मत का दरवाजा। उसी रात जब हातिम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, शाही ज्योतिषी चुपके से उसके पास आते हैं। राजकुमार, मुझे पता था कि आप बेचैन होंगे, ज्योतिषी ने धीमी आवाज में कहा। वक्त आ गया है कि आपको सच बताया जाए। ज्योतिषी एक पुरानी धूल भरी किताब खोलते हैं, जिसमें सदियों पुरानी भविष्यवाणी लिखी थी। यह कोई मामूली दुश्मन नहीं है राजकुमार। इसका नाम झरगाम है और यह अंधेरे का शहंशाह है। भविष्यवाणी के अनुसार जब झरगाम की बुराई चरम पर होगी, तब यमन का राजकुमार ही दुनिया को बचाएगा। वह राजकुमार आप हैं, हातिम। हातिम हैरान रह जाता है। मैं? लेकिन मैं कैसे? ज्योतिषी बताते हैं, झरगाम को सीधे तौर पर नहीं मारा जा सकता।
उसकी शक्ति और उसकी जान 7 अलग अलग पहेलियों में बंद है। आपको उन 7 सवालों के जवाब खोजने होंगे। हर जवाब झरगाम की एक शक्ति को नष्ट कर देगा और आखिरी जवाब उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दृश्य 4, पहला सवाल। दृश्य 4, पहला सवाल। हातिम को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि उसकी किस्मत है। वह ज्योतिषी से पहला सवाल पूछता है। ज्योतिषी कहते हैं, आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आपका पहला सवाल है, मैं तुझे देखता हूँ पर तू मुझे नहीं देखता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ पर मैं बोल नहीं सकता। बता, मैं कौन हूँ? ये सवाल सुनकर हातिम गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे पता है कि इसका जवाब महल में बैठकर नहीं मिलेगा। गुप्त विदाई हातिम फैसला करता है कि वह उसी रात महल छोड़कर अपनी यात्रा पर निकलेगा। वह अपने सबसे वफादार दोस्त कासिम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। कासिम बिना कोई सवाल किए अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आधी रात के अंधेरे में हातिम और कासिम घोड़ों पर सवार होकर चुपचाप महल से निकल जाते हैं। हातिम अपने पिता के लिए एक खत छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह अपना फर्ज निभाने जा रहा है और जल्द ही वापस लौटेगा। यमन की सीमा पार करके वे एक घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे देखते हैं कि कुछ भयानक काले साए जैसे दिखने वाले सिपाही एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। वह लड़की बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रही है, लेकिन वे संख्या में ज्यादा हैं। हातिम और कासिम तुरंत मदद के लिए कूद पड़ते हैं। अपनी तलवारबाजी के हुनर से वे उन सिपाहियों को मार भगाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पर्सिया की राजकुमारी परिजाद पूजा बनर्जी है। झरगाम के हमले के बाद वह किसी तरह बचकर भाग निकली थी और अब अपने लोगों को बचाने का रास्ता ढूंढ रही थी। परिजाद हातिम का शुक्रिया अदा करती है। जब उसे पता चलता है कि हातिम भी झरगाम के खिलाफ अपनी यात्रा पर निकला है तो वह उसके साथ शामिल होने का फैसला करती है। उसे यकीन हो जाता है कि हातिम ही वह मसीहा है जो सबको बचा सकता है। एपिसोड का अंत। झरगाम अपनी काली गुफा में जादुई आईने में यह सब देख रहा होता है। हातिम को परिजाद के साथ देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह गरजता है तो मसीहा अपनी यात्रा पर निकल ही पड़ा। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होगा। वह अपने हाथ से एक जादुई धुआं छोड़ता है जो जंगल में जाकर एक विशाल और भयानक मकड़ी का रूप ले लेता है। कहानी उस मोड़ पर खत्म होती है जहां हातिम, कासिम और परिजाद अभी एक दूसरे को जान ही रहे होते हैं कि उनके सामने वह विशालकाय मकड़ी रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। ये उनकी यात्रा की पहली चुनौती है। वे तीनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उस भयानक जीव का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में पहली जंग कहानी वहीं से शुरू होती है जहां घने जंगल में हातिम, कासिम और परिजाद का सामना झरगाम की भेजी हुई विशालकाय मकड़ी से होता है। वह मकड़ी किसी आम जानवर जैसी नहीं थी। उसकी 8 आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके नुकीले पैर जमीन पर पड़ते ही गड्ढे बना रहे थे। सावधान, हातिम चिल्लाया, यह कोई मामूली जीव नहीं है। इसका हर वार जादुई हो सकता है। परिजाद ने फुर्ती से अपनी दोहरी तलवारें निकाली और मकड़ी के पैरों पर वार करने लगी। कासिम, जो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया था, वहां से पत्थर फेंककर मकड़ी का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। हातिम ने स्थिति को समझा। उसने देखा कि मकड़ी का शरीर एक काले जादुई कवच से ढका है जिस पर तलवारों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई कवच नहीं था। परिजाद, इसके पैरों में उलझाकर रखो। कासिम, पत्थर फेंकते रहो। हातिम ने चिल्लाकर निर्देश दिया और खुद एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। जैसे ही मकड़ी परिजाद पर हमला करने के लिए घूमी, हातिम चट्टान से उसकी पीठ पर कूद गया। मकड़ी बौखला गई और जोर जोर से हिलने लगी। हातिम किसी तरह खुद को संभालते हुए उसकी गर्दन तक पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से तलवार उसकी आंखों में घोंप दी। एक भयानक चीख जंगल में गूंजी और वह जादुई मकड़ी धुएं के एक काले बादल में बदलकर गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली। ये उनकी पहली जीत थी और इसने उन्हें एहसास दिला दिया कि उनका दुश्मन कितना शक्तिशाली और क्रूर है। पहेली की ओर पहला कदम लड़ाई के बाद वे एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। परिजाद हातिम की बहादुरी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित होती है। आपने कमाल कर दिया हातिम, उसने कहा। अब मुझे यकीन है कि भविष्यवाणी सच है। हातिम उस पहले सवाल के बारे में सोच रहा था। मैं तुझे देखता हूँ पर तू मुझे नहीं देखता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ पर मैं बोल नहीं सकता। बता, मैं कौन हूँ? कासिम ने सिर खुजाते हुए कहा। ये कैसी पहेली है? ऐसी कौन सी चीज है जो देखती है पर हम उसे नहीं देख सकते? शायद ये कोई आत्मा या जिन्न हो, परिजाद ने अनुमान लगाया। लेकिन हातिम को लगा कि जवाब इतना सीधा नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हमारे बहुत करीब है, उसने सोचते हुए कहा। कुछ ऐसा जो हमेशा हमारे साथ होता है। वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। परिजाद उन्हें बताती है कि पास में ही एक खामोश घाटी है जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि उस घाटी में जाने वाले की आवाज चली जाती है। उन्हें लगा कि शायद इस पहेली का उस जगह से कोई लेना देना हो। जैसे ही वे घाटी में दाखिल होते हैं, एक अजीब सी शांति उन पर छा जाती है। वे बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। कासिम घबराकर अपने गले पर हाथ रखता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे सिर्फ इशारों में बात कर सकते हैं। घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग भी खामोश थे। वे अपना सारा काम इशारों से कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी। हातिम ने एक बूढ़े आदमी से इशारों में पूछने की कोशिश की कि यहाँ ऐसा क्यों है। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुरानी टूटी हुई
मूर्ति की ओर इशारा किया। वह मूर्ति एक खूबसूरत परी की थी, लेकिन उसका चेहरा किसी ने तोड़ दिया था। गांव के लोगों का मानना था कि जब तक यह मूर्ति पूरी नहीं होगी, उनकी आवाज वापस नहीं आएगी। यह जरगाम का ही एक श्राप था। हातिम, परिजाद और कासिम मूर्ति को ठीक करने का तरीका खोजने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि मूर्ति का चेहरा पास की एक गुफा में छिपा है, जिसकी रखवाली एक जादुई जीव आईना मानव करता है। वे गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक ऐसा प्राणी मिलता है जिसका पूरा शरीर आईने से बना था। वह किसी की भी परछाई को अपनी तरफ खींच लेता था। हातिम समझ जाता है कि उससे लड़ना बेकार है, क्योंकि वह हर वार को हूबहू नकल कर सकता है। तभी हातिम के दिमाग में बिजली की तरह पहला सवाल कौंधता है। मैं तुझे देखता हूँ, पर तू मुझे नहीं देखता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। हातिम आईना मानव के सामने जाकर रुक जाता है। वह कोई हरकत नहीं करता, बस अपनी परछाई को देखता है। आईना मानव भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह सिर्फ वही कर सकता है जो सामने वाला करे। हातिम मुस्कुराया। उसने इशारे से परिजाद और कासिम को एक बड़ा सा पत्थर लाने को कहा। जैसे ही वे पत्थर लेकर आए, हातिम ने उस पत्थर को एक तरफ फेंका। आईना मानव ने भी ठीक वैसा ही किया, लेकिन उसके पास फेंकने के लिए कोई पत्थर नहीं था। इस एक पल की चूक का फायदा उठाकर हातिम ने दौड़कर गुफा में रखी मूर्ति का चेहरा उठा लिया। जैसे ही वे चेहरा लेकर बाहर आए और उसे मूर्ति पर लगाया, मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। घाटी में मौजूद सभी लोगों की आवाज वापस आ गई। उसी पल हातिम को अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। वह खुशी से चिल्लाया, आईना, इस सवाल का जवाब है आईना। आईना आपको देखता है, पर आप आईने को नहीं, बल्कि उसमें अपनी परछाई को देखते हैं। आईना हमेशा सच दिखाता है, पर वह बोल नहीं सकता। एपिसोड का अंत। जैसे ही हातिम को जवाब मिलता है, उसके हाथ में मौजूद तलवार चमकने लगती है और उस पर 7 में से एक सितारा रोशन हो जाता है। यह इस बात का संकेत था कि उसने पहली पहेली सुलझा ली है। उधर झरगाम अपनी गुफा में गुस्से से कांप उठता है। नहीं, ये नामुमकिन है। उसने पहला जवाब ढूंढ लिया। वह अपनी पूरी ताकत से एक जादुई तीर बनाता है और उसे हवा में छोड़ देता है। जा और उस मसीहा का दिल निकाल ला। कहानी उस मोड़ पर खत्म होती है जहाँ खामोश घाटी के लोग हातिम की जय जयकार कर रहे होते हैं, लेकिन हातिम को नहीं पता कि एक जानलेवा जादुई तीर बिजली की रफ्तार से उसी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह हातिम की रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो एनिमेशन वर्जन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें वीडियो चाहिए। अगले भाग में यही कहानी जिंदा होगी, आवाज से लेकर एनिमेशन तक।